गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आप बताइए, आप लोग कैसे हो? सभी सभी अच्छे हैं? एक मिनट, ये आगे आ रहा है। ओके। सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो जैसे कि थंबनेल और टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम क्या बनने वाले हैं, CCE के बारे में पढ़ने वाले हैं। CCE के बारे में। CCE क्या होता है सर? कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रेंशन एवेल्यूएशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ओके, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं लाइक NVS, KVS और DSS भी, मोस्टली उनके फेवरेट क्वेश्चंस बने हुए हैं। वो CCE से क्वेश्चंस जरूर पूछता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे। जैसे एवेल्यूएशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मेजरमेंट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, या इवेल्यूएशन के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। देन जब ये पूरा एक माइंड में आपका एक स्कीमा तैयार हो जाए, देन हम जाएंगे CCE पे। ओके। अच्छा सर, कल क्या हुआ था याद है? क्लास का रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो देखिए, रिवीजन करने के लिए फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या करना है, 1721। क्या करना है? 1721। एक दिन बाद किसी भी चीज़ को याद करना है, फिर 7 दिन बाद, और फिर 21 डेज बाद। अगर इस सिस्टमेटिक अप्रोच के द्वारा आप किसी भी चीज़ को रिवाइज करते हो, देन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या बन जाती है, आपकी कॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। क्लियरली समझ में आ गया? तो रिवाइज करते रहिए। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ, कल हमने क्या किया था, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किया था। क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा, उसमें क्या किया था सर? तो पहले एक स्टोरी सुनी थी कि एक्चुअली क्या हुआ, कुछ ऐसे 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 हुआ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ। कब? कौन सा वाला? 86 वाला। कब की बात है? 2002 की बात है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। कब आया सर? 2009 में आया। लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ओके, क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 40 ईयर्स। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात कर रहा है। अगर विकलांग या दिव्यांग है या PH कैटेगरी में आ रहे हैं तो 6 से 18 साल तक उनकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। देन बहुत सारी बातें की थी कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, SMC की बात हुई थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो देन आप रिवाइज कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बात करेंगे CCE के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? CCE के बारे में। तो पहले तो ब्रीफ बना लेते हैं CCE। तो ये देखिए, जो पहला C है उसका मतलब है कंटिन्यूअस। क्या मतलब है? कंटिन्यूअस। दूसरा जो C है उसका मतलब है कॉम्प्रहेंशन। क्या है? कॉम्प्रहेंसिव। और जो E, इसका मतलब है एवेल्युएशन। क्या है? एवेल्युएशन। तो इतना पता चल रहा है कि देखिए सर, कुछ इवेल्युएशन की बात हो रही होगी। सर किसकी बात हो रही होगी? मतलब इस टॉपिक से ही मतलब जैसी हेडिंग हुई है इतना समझ में आ गया। अच्छा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब इवेल्युएशन कुछ परिचित सा दिख रहा है, इवेल्युएशन को उठाते हैं। फिर इवेल्युएशन के बाद कि कैसे कंटिन्यूअस होगा, कैसे कॉम्प्रहेंसिव होगा, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ से इतना पता चल गया कि CCE की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एंड इवेल्युएशन। मतलब इवेल्युएशन कैसा हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है। सॉरी, इवेल्यूशन कैसा हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है, कॉम्प्रहेंसिव हो रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है? समझेंगे पहले, इससे पहले क्या है, इवेल्यूशन को समझना है। ओके, तो हेडिंग डालिए इवेल्यूएशन। क्या डालनी है? इवेल्यूएशन। अब बात कर लेते हैं कि इवेल्यूएशन क्या होता है सर। ओके, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया आप में से बहुत सारे लोग चाय बना रहे थे। क्या बना रहे थे? चाय बना रहे थे। ओके, आपने शुगर डाला, ठीक है, मिल्क मिल्क डाला, ओके, थोड़ा सा वाटर उसमें कंबाइन किया, ओके, इतना सब हो गया। उसके बाद क्या किया? थोड़ी देर बाद आपने क्या किया? एक चम्मच उठाया और उसमें से लिया और ऐसे रखा और ऐसे टेस्ट किया। व्हाट आर यू डूइंग दैट टाइम? मतलब आपने जो आउटपुट डाला था वो कितना पहुंच गया है, या कितनी सही मात्रा में पहुंच गया है कि नहीं, इस चीज़ का पता कैसे करूंगा मैं? तब उस चीज़ का फाइंड आउट करूंगा। फाइंड आउट मतलब इनपुट कितना पहुंचा है, तो वो क्या कर रहा हूँ मैं? इवेल्यूएशन कर रहा हूँ। क्लियरली समझ में आ रहा है? दोबारा से बता देता है। मान लिए मैं हूँ यहाँ पे, मैं क्लास ले रहा हूँ, ओके, मेरे आप सामने तो 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं, ओके सर, बैठे हुए हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी, ओके। अब मैं ये कैसे पता करूँगा कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सभी के पास पहुँच गई है या नहीं?
या जिस डायरेक्शन में मैं देना चाह रहा था उसी डायरेक्शन में पहुंच गई है या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट लेना पड़ेगा कि जो इनपुट डाला है वो कितना आउटपुट आया है, वो किसके थ्रू आएगा, एवेल्यूएशन के लिए। तो देयर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन। तो उनमें जैसे क्वेश्चन आयर हो सकता है, क्वेश्चन आंसर, इसके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिटन टेस्ट लिया जा सकता है। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन। बट अगर एवेल्यूएशन की बात करें तो जो डाला है वो कितना पहुंच गया है, कितनी डायरेक्शन में पहुंच गया, वो पता करना क्या है, एवेल्यूएशन है। वो पता ना करना क्या है, एवेल्यूएशन है। सर इतना पता चल गया कि देखिए जो इन्फॉर्मेशन टीचर दे रहा है वो कितनी पहुंच गई हैं, सही डायरेक्शन में पहुंची हैं कि नहीं, जैसे वो चाहता था वैसे पहुंची हैं कि नहीं, ये कैसे पता करेगा वो, थ्रू एवेल्यूएशन, थ्रू एवेल्यूएशन। तो पता चल गया एवेल्यूएशन क्या होता है। अब ये हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए जैसे सर कि मान लीजिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ओके, आपने बोला कि मुझे 1 मंथ में मुझे क्या करना है, मुझे वेट कम करना है या वेट बढ़ाना है। मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे 10 किलो बढ़ाना है, किसी ने सोचा मुझे 10 किलो कम करना है। अब वो उसने एक्सरसाइज करना चालू किया, वॉकिंग, रनिंग एंड ऑल, ये और सारी स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा है। अब वो क्या है, 10 दिन बाद क्या करता है, वेट उस पर जाता है, जो वेट को करती है मशीन, और जाके देखता है, अब पता चलता है उसे 2 किलो वजन कम हो गया। अब ये उसने क्या किया है कि जो वो एफर्ट्स लगा रहा है वो कितने कारगर हैं, कितनी डायरेक्शन में सही में चल रहे हैं, वही तो एवेल्यूशन है। उसे पता करने के लिए वो जो कर रहा है वो क्या है, एवेल्यूशन है। समझ में आ गया सर? इवेल्यूशन तो समझ में आ गया। हमने क्या है, 2 चीज़ें और पढ़ी थी, क्या, वो भी पढ़ लेते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता। देखिए इवेल्यूशन, एक तो चीज़ हमने इवेल्यूशन समझ में आता है कि इवेल्यूशन होता है कुछ, एक हमने कहीं पढ़ा था मेजरमेंट भी कुछ होता है। क्या होता है, मेजरमेंट भी कुछ होता है। और सर एक ये भी सुना है कि ये असेसमेंट भी कुछ होता है, ये असेसमेंट भी कुछ होता है। इन तीनों में अंतर क्या है सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री दीज? सर इवेल्यूशन पता चल गया, मेजरमेंट में भी यही हो रहा होता है ना। मेजरमेंट में जैसे आपने बताया कि अभी वेट को मापना, मतलब मेजरमेंट ही तो कर रहा था वो आदमी। आप तो इवेल्यूशन बोल रहे हो, ये तो मेजरमेंट हो रहा है। या फिर मैंने मान लिए कोई किसी भी चीज़ को मान लिया, मैंने देखा कि अच्छा कितना पढ़ रहा है, आप किसी के बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है, उसे तो असेस करते हैं। आप तो इवेल्यूशन कह रहे थे। मान लीजिए मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, वो पहले बहुत रूड था, अब मैंने मोटिवेशन दे दे के उसे क्या कर दिया, ठंडा बढ़ दिया, और वो क्या है, सही डायरेक्शन में चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नंबर्स तो थोड़ी दे रहा हूँ, मैं असेस कर रहा हूँ। तो सर ये तो आप असेसमेंट कर रहे हो, आप तो इवेल्यूशन कह रहे हो। अरे जी हम सही कह रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे। देखिए एवेल्यूएशन, ऐसे सोचिए ये बड़ा हिस्सा सा है, एवेल्यूएशन का गोला है, बड़ा गोला एवेल्यूएशन का। तो एक छोटा गोला क्या है, मेजरमेंट, मतलब एवेल्यूएशन के अंदर ही आता है मेजरमेंट। दूसरा गोला किसका है, असेसमेंट का। किसका, असेसमेंट का। और ये पूरा क्या है, एवेल्यूएशन है। सर आप कहना क्या चाह रहे हो कि सर जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेजरमेंट और असेसमेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो, इसे ले लेते हैं लाल को, वो पार्ट्स होते हैं किसके, इवेल्यूएशन के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ इवेल्यूएशन। भाई एक हिस्सा तो ये है, कौन सा है, ये वाला, जिसे क्या बोल रहे हो, मेजरमेंट। और एक क्या है, असेसमेंट। मान लीजिए ये इवेल्यूएशन का एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा। मतलब सर अंतर क्यों किया गया, दोनों को अलग क्यों किया? अरे अगर हमें क्या करना है, एवेल्यूएशन का वो वाला हिस्सा जिसे आप मेजर कर सको, मतलब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को चेक कर रहा हो, वो वाला हिस्सा जो आउटपुट किस इनपुट आउटपुट निकाल के दे रहा है, कौन सा वाला, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का, वो तो हो गया आपका मेजरमेंट। भले किलो में, लेंथ में, इनमें, माने बॉडी का वेट, बॉडी की हाइट, या इस रूम स्टूडियो की हाइट, तो या इस स्टूडियो की लेंथ, ये क्या है, ये मेजरमेंट है। असेसमेंट क्या हो सकता है, इवेल्युएशन का वो वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा सर, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हो। देखिए मेजरमेंट क्वांटिटेटिव, ओके, मात्रात्मकता, और उसकी बात करें तो असेसमेंट की क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मकता की बात हो रही है। सर समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाइए। चलो समझाते हैं। अरे मार्कशीट देखी है, 10th तो सबने पास की होगी। हाँ सर 10th तो की थी। चलो तो समझ लेते हैं, उसी के बेसिस पे समझ लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। वो क्या होती है पूरी सीट जो आपको रिजल्ट में मिलती है, कि सर वो इवेल्युएशन शीट होती है, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा इवेल्युएशन शीट होती है वो, कि अच्छा मान लीजिए 10th की मार्कशीट आई है, सीबीएसई बोर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, ओके, सीबीएसई वाले,
जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले। 2 हिस्सों में मार्कशीट बटी होती है कि हाँ सर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नेम लिखे होते हैं, यहाँ पे ग्रेड्स और मार्क्स लिखे होते हैं। हाँ सर ये तो हमने देखा है। या प्रैक्टिकल्स के मार्क्स लिखे होते हैं, ये भी देखा है। अच्छा सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा होता है कि क्लास में कितना पार्टिसिपेट किया, अटेंडेंस कितनी रही है, ओके, और बिहेवियर कैसा था क्लास में, ओके, एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट किया है, ओके, टीचर स्टूडेंट बिहेवियर कैसा है, ओके, पीयर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, ओके, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं सर इधर। हाँ तो देखिए ये जो हिस्सा है ना आपका, ये मेजरमेंट है। देखिए ये तो पूरी तो इवैल्यूएशन शीट थी भाई, सब तरह का इवैल्यूएशन हुआ ना आपका। ये एक आदमी था, इसका बिहेवियर को भी चेक किया, इसकी सब्जेक्ट नॉलेज को भी चेक किया, और सब अब क्या बना के दे दिया, रिजल्ट बना के दे दिया। तो ये वाला जो हिस्सा था, जो नंबर्स की बात कर रहा था, जो किसकी बात कर रहा था, जो नंबर्स की बात कर रहा था, वो कौन सा वाला पार्ट है इवैल्यूएशन का, मेजरमेंट वाला। और ये जो बिहेवियर को असेस ऑब्जर्व कर रहा था, ये क्या है, जो एस्पेक्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को चेक करे वो इवैल्यूएशन का क्या नाम दे देंगे, मेजरमेंट। जो एस्पेक्ट क्वालिटेटिव को चेक करे तो देन वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट। क्या हो जाएगा, असेसमेंट। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट वन इज मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज असेसमेंट। मेजरमेंट की बात करें तो कौन सा है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब मात्रात्मक वाला, ओके। और दूसरे की बात करें तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो किससे जुड़ा हुआ है, असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। क्लियरली इतना समझ में आ गया है या नहीं आ गया, कि सर पार्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन तो समझ में आ गए। तो ये क्या थे, ये पार्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन थे। तो लिखने के लिए नोटबुक पे लिख लीजिए, पार्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन, ओके। तो पार्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो देयर आर 2 पार्ट्स। पहला कौन सा था, तो मेजरमेंट था सर। कौन सा था, मेजरमेंट था, ओके। दूसरे की बात करें तो कौन सा था, असेसमेंट था, ओके सर, असेसमेंट था। अच्छा ये भी हो गया। चलो इससे थोड़ा सा इसके बारे में, मेजरमेंट कौन सा पार्ट है, क्वांटिटेटिव। कौन सा है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन, एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन, ओके। अगर असेसमेंट की बात करें तो कौन सा है, क्वालिटेटिव। कौन सा है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। क्लियर है या नहीं है, इतने में कोई दिक्कत है, कि सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की। सर अभी तो आपने पार्ट्स बताया था, अब ये क्या बता रहे हो, टाइप्स बता रहे हैं। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। कितने टाइप होते हैं इवैल्यूएशन के, पार्ट्स भी 2 होते हैं, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। और टाइप्स की बात करें तो ये भी 2 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है फॉर्मेटिव। कौन सा होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अच्छा सर समझा देना, इसे भी समझाएंगे। दूसरा कौन सा होता है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन। कौन सा होता है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो समझो, फॉर्मेटिव में देखो कुछ फॉर सा दिख रहा है, ये फॉर दिख रहा है, हाँ सर फॉर तो दिख रहा है। चलो इससे ही जोड़ेंगे। फॉर का मतलब हो गया फॉर लर्निंग, किससे, जिसका मतलब पर्पज क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पज क्या है, फॉर लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए अगर परीक्षण हो रहा है तो वो कैसे, कौन सा इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव। सर समझ में नहीं आया, मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, हाँ सर पढ़ा रहे हो, ओके, देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी, मान लिया आरटीई पढ़ाया, और मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में पूछ ले रहा हूँ कि ओके बताइए आरटीई कब फोर्स में आया था, इनफोर्स कब हुआ था। तो भाई एक बच्चा बोल रहा है सर 1 अप्रैल 2010 में फोर्स हुआ था, मतलब लागू हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लर्निंग ही मेरा उद्देश्य है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जब तक लर्निंग चल रही है उसके बीच में जो भी इवैल्यूएशन हो रहा है वो कौन सा इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। मतलब सर मान लीजिए 1 साल में पूरी कक्षा होती है, क्लास होती है, क्लास 6 में कोई बच्चा है, ये क्लास 6 में है, ओके सर,
ये क्लास 6 में कोई बच्चा था, मान लिए मिड पहले पेपर हुए, फिर मतलब बीच में हुए सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं, तो एक दो साल में 2 बार हो रहे हैं, ये हो गया फिर ये हो रहा है। इसके बाद जो मतलब इसके बाद भी लर्निंग चली है, अब मान ली यहाँ पे भी एवेल्यूशन हुआ, यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, लास्ट में पास एंड फेल हो जाएगा। तो देखिए लर्निंग के लिए होगा, जब तक लर्निंग चल रही है तो वो फॉर्मेटिव एवेल्यूशन हो रहा है, उसके बीच में जो हो रहा है क्लियरली समझ में आ गया। पर्पज क्या है, तो फॉर लर्निंग है। ओके, कब चलता है, तो ड्यूरिंग लर्निंग चलेगा, ड्यूरिंग लर्निंग होता है। अच्छा सर थोड़ा समेटिव इवैल्यूएशन की बात करो, इसमें कुछ सबमिट का सा दिख रहा है कि अब देखिए लर्निंग खत्म हो गई है सर जी, मतलब चीज़ें सबमिट हो गई है। क्लास 6 का कोई बच्चा है, अब उसका लास्ट ईयरली एग्जाम खत्म हो गए, उसके बाद क्या होता है, कोई पढ़ाई होती है, नहीं होती ना, क्या होता है सर, जजमेंट होता है। जजमेंट किस चीज़ का, पास और फेल का, कि या तो पास होगा या फिर फेल होगा, या तो पास होगा फिर या फिर फेल होगा। तो जजमेंट, पर्पज क्या है, फॉर जजमेंट, क्या है, जजमेंट है। ड्यूरिंग लर्निंग होगा नहीं, कब होगा, आफ्टर लर्निंग होगा सर, क्या होगा, आफ्टर लर्निंग। लर्निंग खत्म होने के बाद जो इवेल्युएशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, समेटिव इवेल्युएशन बोलेंगे। लर्निंग अगर चल रही है उसके बीच में ड्यूरिंग लर्निंग इवेल्युएशन हो रहा है, देन इट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। बट अगर आफ्टर लर्निंग, और पर्पज क्या है, जजमेंट ही पर्पज है, पास और फेल का ही देना है, तो देन इट बिकम समेटिव इवेल्युएशन। ओके चलो सर इतना समझ में आ गया, चलिए हटा दें, लिख लिया होगा सबने, ओके नहीं लिखा हो तो ब्रेक रोक के लिख लेना। ओके अब बात कर देते हैं कि सीसी पे दोबारा लौटते हैं। सर किस पे लौटते हैं, सीसी, क्योंकि टॉपिक तो हमारा वही था, CCE। ओके यही था। ओके सर सीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या लिखाई थी मैंने, अगर फुल फॉर्म समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। पहला सी क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके सर दूसरा सी क्या है, कॉम्प्रहेंसिव है, क्या है, कॉम्प्रहेंसिव है। फिर क्या है, इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन है सर। तो इवैल्यूएशन समझ में आ गया है अब तक। इवैल्यूएशन क्या है, जो डाला है उसे चेक करना, क्या है, इवैल्यूएशन है। जो इनपुट दिए हैं वो कितने पहुंचे हैं, कितनी सही डायरेक्शन में पहुंचे हैं, वो क्या है, इवैल्यूएशन है। तो देखो इस पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ है सर, कुछ कंटिन्यूअस सा हो रहा है सर, कुछ कॉम्प्रहेंसिव सा हो रहा है। अगर इवैल्यूएशन ऐसा हो रहा होगा तो मान लिया अब 2 बच्चे ले लेते हैं, मान लिए पहला सिस्टम ले लेंगे, ये एक बच्चा है जो इस वाले इवैल्यूएशन सिस्टम से नहीं पढ़ा है, एक ये दूसरा बच्चा है जो मान लिए वो इस वाले इवैल्यूएशन सिस्टम से पढ़ा है। ओके तो पहले क्या होता था, मान लीजिए स्टार्टिंग में पहले एक पढ़ाई शुरू होती थी, लास्ट में एग्जाम होते थे, लास्ट में एग्जाम होते थे, इवैल्यूएशन हो जाता था भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चली, लर्निंग, और यहाँ पर क्या हुए, एग्जाम, और रिजल्ट आ जाता था, ऐसा ही होता था। हाँ सर अभी भी होता है बहुत जगह पे, हाँ सर अभी भी हो जाता है, जहाँ पे CCE लागू नहीं है, जहाँ पे जिन बोर्ड्स में अभी CCE लागू नहीं है, या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ में CCE लागू नहीं है, या फिर जिन कॉलेजेस में एवेल्यूएशन सिस्टम की जो CCE वाली टेक्निक लागू नहीं है, वहाँ पे तो अभी भी यही चल रहा है। क्या होता है, पूरी साल पढ़ो, लास्ट में एग्ज़ाम दो। अब ये 2 बच्चे मान लेते हैं जो इस सिस्टम से पढ़े थे, एक बच्चा बहुत सीरियस था, वो पूरे 8-9 महीने पढ़ा, और पीछे के लास्ट के 2 महीने उसकी तबीयत खराब हो गई। अब क्या होने वाला है, रिजल्ट तो फैला मतलब खराब आने वाला है, क्योंकि अब तो वो पढ़ नहीं पाया। और ये एक दूसरा बच्चा था जो पूरी साल नहीं पढ़ा, पेपर से 2 महीने पहले पढ़ लिया, इसके मार्क्स अच्छे आ गए। तो क्या एफर्ट्स का इवेल्यूशन सही हो पा रहा है, वाले मैं पूरे 8 महीने मेहनत कर रहा हूँ और लास्ट के 2 महीने मेरी तबीयत खराब हो गई, देन मेरी 8 महीने की मेहनत बेकार हो गई। बट एक आदमी 8 महीने नहीं पढ़ा, 2 महीने पढ़ के मार्क्स ले आ रहा है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि जो सही में एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उनका जो इवेल्यूशन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो इस टेक्निक को बंद करने के बाद लाया गया कंटिन्यूअस इवेल्यूएशन। मतलब ये कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, लास्ट में क्यों ले रहे हो, इसे हम 3-4 ब्रेक में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। उससे क्या होगा, जो बच्चे जिस पर्टिकुलर टाइम में मेहनत करेगा उसके नंबर आ जाएंगे। मान लीजिए मुझे पता चले कि मेरे 1 साल बाद पेपर होने वाले हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी, या आप भी नहीं पढ़ रहे होते हो क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ रहा होता।
मोटिवेशन कब आता है? जब नीड होती है। नीड कब होगी? जब एग्जाम आएंगे। एग्जाम होंगे तो पास होना है भाई, तो पढ़ना पड़ेगा। बट आपको पता चल जाए 1 साल बाद पेपर है तो आप नहीं पढ़ोगे ना। अगर आपको पता चल जाए कि देखिए जो 1 साल के वो पेपर होना है ना 100 नंबर का, उसके हिस्से कर करके बीच में ही पूछ लेगा। माने 10 नंबर का 1 महीने बाद, 10 नंबर का 1 महीने बाद, 10 नंबर का 1 महीने बाद, ऐसे 1 साल में 10 बार एग्जाम ले सकता है वो, अगर वो चाहे तो मतलब अब क्या हो रहा है? हमेशा लर्निंग करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? हाँ सर, लर्निंग तो करनी पड़ेगी। सो समझते हैं इसे कि सीसी के बेनिफिट्स क्या हैं। अब देखो क्लास 6 का एक स्टूडेंट लेंगे, क्लास 6 ले लेते हैं, फिर इसे समझेंगे। ओके, हमने क्या लिया है? क्लास 6 ले लिया। ओके ओके सर, ये कोई बच्चा भी ले लिया। ओके, क्लास 6 ये ले लेते हैं। ये जर्नी है पूरी 1 साल की। ओके, यहाँ से क्लास 6 में एंट्री हुई है और ये यहाँ से आउट गोइंग होने वाली है। मतलब ये 1 साल का टाइम पीरियड। कितना टाइम पे है? तो पहले क्या होता था सर? पहले ये होता था यहाँ से लेके यहाँ तक तो लर्निंग चलती थी। यहाँ पे एग्जाम होता था और एग्जाम हुआ उसके बाद रिजल्ट आ जाता था, ये होता था। क्या ये कंटिन्यूस था? अच्छा, इसके सर फायदे नुकसान क्या क्या हो रहे थे? मान लो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, लास्ट में पढ़ लेते थे, पेपर दे देते थे। या एक बच्चा जो पढ़ रहा था लास्ट में मान लीजिए उसकी एग्जाम टाइम पे परेशान हो गया तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। मतलब जिस जो एफर्ट्स डाल रहा है उसका अगर रिजल्ट खराब रहे तो वो आगे से एफर्ट नहीं डालेगा। मतलब क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव मतलब मोटिवेशन जाएगा, रीइंफोर्समेंट जाएगा। मान लीजिए मैंने एफर्ट डाले और मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? कोई फायदा नहीं है एफर्ट डालने का, यही तो सोचूंगा। रीइंफोर्समेंट नेगेटिव मिल गया ना किसी भी चीज़ का, तो इतना पता चल गया कि ये वाले सिस्टम भाई खराब है। तो इसे क्या करते हैं? पहले कंटिन्यूस करते हैं कि पहले इसे 1 को 2 में काट बांटते हैं। किसको बांटते हैं? 1 को 2 हिस्से में बांट लिया। मान लिया कोई सब्जेक्ट थी, मान लिया इंग्लिश की है, मान लिया इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसका ये इवेल्यूएशन होने वाला है। बाकी सभी सब्जेक्ट का भी हो रहा होगा। इंग्लिश कितने नंबर का है? पूरी साल में 100 नंबर की आएगी। 100 नंबर का इंग्लिश था। या तो एक तो तरीका ये था कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ाओ और लास्ट में 100 नंबर का पेपर ले लो और खत्म करो कहानी। उससे क्या हो रहा है कि पूरी साल पढ़ ही नहीं रहा है, एग्जाम टाइम पे पढ़ रहा है। फिर इन्होंने क्या किया? एक काम करते हैं, इसे 2 हिस्से में बांटते हैं। किसमें? कि देखिए 100 का हम 80 तो सब्जेक्टिव के लिए रखेंगे। क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। 20 अभी बताएंगे 20 का क्या करने वाले हैं। तो 80 मतलब ये 80 को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। ये 40 का है इधर वाला हिस्सा और दूसरा 40 इधर आ गया। सर ये भी समझ में आ गया, यहाँ तक नहीं रुके। अच्छा, इस 40 को भी बांट लेते हैं। मान लीजिए टोटल यूनिट कितनी थी इसमें? टोटल यूनिट थी 8। टोटल इंग्लिश मान लीजिए सिलेबस जो डिजाइन है, मान लीजिए ये सिलेबस था इंग्लिश का, क्या था? सिलेबस था। इसमें टोटल यूनिट कितनी थी? 8 थी सर। चलो, तो इससे में कितनी कितनी यूनिट आएंगी? 4 इधर इस यूनिट आएंगी सर, 4 इधर आएंगी। तो यहाँ कौन सी 4 होंगी? ओके, 4 यूनिट्स। ये 4 यूनिट्स ओके इधर ले लिया और 4 यूनिट्स सिलेबस को इधर बांट लिया। अब क्या किया है कि देखो क्या किया है, देख लेते हैं। ये 4 यूनिट थी तो एक यूनिट के बाद एक यूनिट टीचर ने पढ़ाई और एक यूनिट का वो ले लिया, टेस्ट ले लिया। तो 40 में से कितने नंबर का लिया? 10 नंबर का। यहाँ पेपर ले लिया और फर्स्ट यूनिट यहाँ चेक कर ली। क्या कर ले? फर्स्ट यूनिट यहाँ पे चेक कर ली। दूसरा फिर यहाँ पे ले लिया। क्या किया? 10 नंबर का ले लिया पेपर। ओके, कौन सी यूनिट चेक कर ली? सेकंड कर ली। फिर उसके बाद टाइम दिया यहाँ तक। कितना? फिर इसमें कौन सी यूनिट हो रही होंगी? थर्ड एंड फोर्थ हो रही होंगी। देखो यहाँ तक चली फर्स्ट यूनिट, टेस्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुई सेकंड यूनिट, फिर टेस्ट हो गया। यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ स्टार्ट हुई। हाँ सर। अब थर्ड और फोर्थ को मिला के ले लिया। कितने नंबर का? 20 का। और यूनिट कौन सी कवर कर लें? थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब क्या हो गया? जैसे फिर आगे वाला मतलब ये एक सेमेस्टर पूरा हो गया, इसे क्या नाम दे दिया? फर्स्ट सेमेस्टर। अब दूसरा ये 6 महीने का टाइम पीरियड हो रहा है, ये 1 महीने बाद, ये 2 महीने बाद, फिर ये 4 महीने बाद हो गया। फिर से यहाँ पे हुआ, फिर 1 महीने बाद टेस्ट ले लिया। कितने नंबर का? 10 नंबर का। यूनिट कौन सी कवर की? फिफ्थ वाली। कौन सी की? फिफ्थ वाली। यहाँ से फिर यहाँ 10 नंबर का ले लिया। फिर कौन सी यूनिट की? 6 वाली। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाई की और फिर 20 नंबर का पेपर लिया लास्ट में। और ये कौन सी यूनिट कवर की? 7th और 8th। देखो चारों यूनिट का इवेल्यूशन हो रहा है कैसे कैसे। 40 को 10 10 20 में बांटा है। 10 10 20, अरे 10 प्लस 10 प्लस 20 ऐसे इससे कर लिया कि नहीं कर लिया। अब देखो 2 बच्चों ले लेते हैं, समझ में आ जाते हैं क्या होगा 2 बच्चों के साथ। मान ली ये है, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है।
ये बच्चा है जो सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, या मान ली दोनों बच्चे सीरियस हैं, या दोनों ये, तो मान ली ये यहाँ नहीं पढ़ेगा। मान ली ये 10 में से एक बच्चा यहाँ पे लेके आया 8 नंबर, यहाँ जैसे ही जिसमें जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसके बेसिस पे नंबर आएंगे। अगर कहीं तबीयत खराब होगी तो वो आगे भी कर सकता है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 80 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कि नहीं हो गया? मतलब क्या है, 1 महीने पूरे पढ़ना पड़ेगा, पूरी साल पढ़ना पड़ेगा मार्क्स लेने के बाद। अरे देखो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। मान ले 2 बच्चे लिए, यहाँ पे 1-2 बच्चे दोनों सीरियस हैं, दोनों पढ़े इस वाले टाइम पीरियड में, 1 महीने दोनों पढ़े, दोनों के नंबर आ गए 8 और 8। कितने आ गए? चलो इसे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं जिससे तुम्हें फ़ायदा समझ में आ जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। ये हटा देता हूँ मैं, ओके, जिससे कन्फ्यूजन। ओके ओके, मान ली इसमें दोनों बच्चों ने पढ़ाए और पढ़े और दोनों के नंबर आ गए 8 और 8। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? इसमें क्या किया, ये वाला एक बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है। इसमें क्या हुआ, इसमें पहला वाला तो पढ़ा तो उसके 8 आ गए, पर दूसरा वाला नहीं पढ़ा, उसके आगे 6। फिर इस वाले में क्या हुआ कि पहले वाले की तबीयत खराब हो गई और उसके नंबर रह गए 15, और इसने मेहनत की क्योंकि इसके वो हो गए, तो इसके नंबर आ गए 19। कितने नंबर आ गए? 19 आ गए। फिर सेम इधर हो जाता, दिख रहा है ना आपको? आई थिंक दिख रहा है, ओके। फिर 10 में से मान लीजिए फिर से मेहनत, ये फिर से मेहनत नहीं कर रहा है, इसके 6 रह गए, इसके फिर से 9 आ गए। ओके, फिर से पहला वाला बच्चा मेहनत कर लिया, इसके 9 आ गए। अब इसने पेपर ये बेकार तरह से दिए तो इसके 4 आ गए। अब यहाँ पे पहले वाले बच्चे ने फिर से मेहनत की, फिर उसके 19 आ गए, और इसने बेकार मेहनत की, 10 आ गए। अब सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 8 और 8 16, 16 और 15 31 और 6 37 और 9, 37 और 9 की बात करें तो 40, 40 और 10 56 और 9, 56 और 9 की बात करें तो 4 इधर हो गया, और 65 नंबर। कितने में से? 80 में से। पहले वाले बच्चे के आए थे। दूसरे की बात करें तो 8 से 14, 14 तो 10 24 और 9, 24 और 9 24, और 9 की बात करें तो 33, और 9 की बात करें तो 42 और 4 46 और 10 56। दूसरे के कितने नंबर आए थे? 56। किस में से? 80 में से। क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जितनी मेहनत करेगा, जिस पर्टिकुलर टाइम पे करेगा, उसके हिसाब से उसका इवैल्यूएशन हो जाएगा। फायदा वाली बात है ना, जितनी लर्निंग हुई उतना नंबर आ गया। अगर यही 1 साल में लेते, मान ली यहाँ से यहाँ तक नहीं लेते और यहीं 100 नंबर का पेपर ले लेते, तो जो बच्चा यहाँ पे पढ़ा होगा वो ज़्यादा नंबर ले आएगा, और जिस बच्चे की यहाँ पे तबीयत खराब होगी वो नंबर नहीं ला पाएगा। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के बेनिफिट समझ में आ रहे हैं? अगर हम इवैल्यूएशन को कंटिन्यूस करें तो क्या होगा, लर्निंग के आउटकम सही से पता कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सही से हम पता कर सकते हैं। सर चलो कंटिन्यूस तो समझ में आ गया कि लगातार हो रहा है, ये कॉम्प्रहेंसिव वाली चीज क्या है ये और समझा दो। कि ठीक है समझाते हैं, क्या करते हैं, ये भी समझाते हैं। तो इतना पता चल गया था, ये तो कंटिन्यूस हो रहा था। हाँ सर ये तो आपने बता दिया, अच्छी तरह समझ में भी आ गया। अब कॉम्प्रहेंसिव की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कॉम्प्रहेंसिव की बात कर लेते हैं। ये हटा दें? नहीं अभी मत हटाओ, ओके नहीं हटाते। अब बात करेंगे हम कि कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव क्या है। लाल ले लेते हैं, ओके। अब हमने ये बताओ 100 नंबर का पेपर था इंग्लिश का, अब हमने कितने दिए थे? बस सब्जेक्टिव नॉलेज को कितने लिए थे? 80 ही तो लिए थे भाई। 40 इधर लिए थे, 40 इधर लिए थे, 20 रोक लिए थे कि नहीं? हाँ सर ये रोके थे आपने। किस लिए रोके थे? इसीलिए तो रोके थे। देखिए यहाँ पे क्या बच्चे की चेक हो रही है, सब्जेक्ट नॉलेज पता चल रही है भाई। सब्जेक्ट नॉलेज तो यहाँ पता चल गई, ओके सर यहाँ से सब्जेक्ट नॉलेज पता चल गई। यहाँ 20 नंबर को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 5 नंबर तो अटेंडेंस के हैं। किसके हैं? अटेंडेंस। इससे क्या पता चलेगा? बच्चे की कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन पता कर लेंगे भाई। बच्चा अगर क्लास में अटेंडेंस मतलब वो आया है, रेगुलर रहा है, तो इसका मतलब बच्चा कैसा है? पंचुअल है, डिटर्मिनेंट है और कंसिस्ट है। और जो बच्चा नहीं आ रहा, गोल मार रहा है या छुट्टी कर रहा है, तो देन पता चल जाएगा कि नहीं। मान ली 5 नंबर तो अटेंडेंस के हो गए। 5 नंबर हमने मान लिए पार्टिसिपेशन के हैं। किसके हैं? पार्टिसिपेशन के हैं। किस में? एक्टिविटी में भाई। 5 नंबर किसके हैं सर? 5 नंबर बिहेवियर के हैं। किसके हैं? बिहेवियर ड्यूरिंग क्लास विद पीयर्स हो गया। अच्छा, और 5 नंबर क्या है? ये भी बिहेवियर है सर, पर ये किसके साथ है? ये तो पीयर्स के साथ था, मतलब उसके सहपाठियों के साथ। और बिहेवियर टू टीचर, टीचर के साथ कैसा रिश्ता रहा है, इसके ये 5 नंबर मिलेंगे। मान लिए एक बच्चा ये था
जो बहुत सभ्य था, गोलू बच्चा था, उस आता था जाता था, और ये क्या लिया, 5 अच्छे टीचर से अच्छे वो था, या 5 से 4 ले आया, या 5 से मान लिए 4, 5 से 4 ले आएगा, कितने ले आएगा। ये अच्छा है, टीचर ने बहुत ज़्यादा टीचर को खुश रखता है, मतलब अटेंटिव है, डिटर्मिनेशन है, रूड नहीं करता, तो 5 नंबर मिल गए। अटेंडेंस के भी उसे मान लीजिए 4 नंबर मिल गए। पार्टिसिपेशन एक्टिविटी में भाग भर भर के भाग लेता है, कोई भी एक्टिविटी आई सर मैं करूँगा, या मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा इस एक्टिविटी में, यहाँ से भी 5 नंबर कमा लिए उसने। और बिहेवियर पीयर के साथ भी अच्छी तरह से बात करता है, तो यहाँ से भी 4 नंबर मिल गए। तो 20 में से टोटल कितने नंबर मिल गए, 18 नंबर एक बच्चे को मिल गए। और एक बच्चा बड़ा रूड था, आता ही नहीं था, जो नहीं आ रहा था, तो टीचर से भी मतलब ऐसे ही रूड सा रहता था, तो यहाँ से नंबर मिले 3। यहाँ अटेंडेंस भी ऐसी थी, तो यहाँ से नंबर मिले 2। पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा नहीं था, यहाँ से नंबर 3। फिर पीयर के साथ भी लड़ाई बड़ाई करता था, तो 2 हो गए। तो 2 3 5 और 2 7 और 3 10। एक बच्चे के यहाँ 10 नंबर आ रहे हैं और एक के 18 आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, हम बस सब बच्चे की सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं चेक कर रहे कि इंग्लिश में आता कितना है, ऐसे नहीं, ओके वो भी चेक कर रहे हैं, बट उसके साथ क्या कर रहे हैं कि इसका टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है, इसका अपने साथियों के साथ कैसा बिहेवियर है, इसका एक्टिविटी पार्टिसिपेशन कैसा है, क्लियरली समझ में आ गया, इसकी पोटेंशियल कैसा है, इसका डिटर्मिनेशन कैसा है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, ये कितना पंचुअल है, या इसका बिहेव ड्यूरिंग क्लास कैसे रहने वाला है। अब क्या किया, एक आदमी की बहुत सारी चीज़ों को चेक कर लिया, मेरी सब्जेक्टिव नॉलेज भी पता चल गई, मेरा बिहेवियर भी पता चल गया, मेरी पंचुअलिटी भी पता चल गई, मेरा कितना डिटर्मिनेशन है ये पता चल गया, सब कुछ जान लिया। तो ये क्या हो गया, व्यापकता। व्यापकता को ही तो इंग्लिश में कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं भाई। व्यापकता इंग्लिश में क्या हो जाएगी, कॉम्प्रहेंसिवनेस। यही तो कर रहे हैं सर, यही तो सीसी है। कंटिन्यूस हो और बहुत सारी डायमेंशंस को चेक कर रहा हो, कंटिन्यूस है मतलब लगातार चल रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट को चेक कर रहा है, तो इसका मतलब कॉम्प्रहेंसिव है। और क्या है, इवेल्युएशन है, तो सी को क्या बोल देंगे, CCE। सी फॉर कंटिन्यूस, सी फॉर कॉम्प्रहेंसिव, और देन ई फॉर इवेल्युएशन। समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो जो बच्चा जैसे बिहेव करेगा, मान लिया अगर किसी को बिहेव करने के भी पीयर्स के साथ नंबर मिल रहे हैं, तो अच्छे बिहेव करोगे, टीचर्स के साथ भी, पीयर्स के साथ भी, क्लास में भी अटेंटिव रहोगे। अच्छा ये भी देख लिया कि मान लीजिए कितना मतलब आंसर्स देता बच्चा, कितना रूड है या कितना काम है, क्लियरली समझ में आ गया। तो इससे क्या हो रहा है, हम किसी भी बच्चे का, तो अब अभी बच्चे, अब जो आपके बच्चे हों या आपके मतलब कजन्स हों, या आपके मान लीजिए भाई का बेटी हो, तो आप जाके देखिए उनकी जो रिजल्ट शीट आती है उस पर क्या होता है, एक साइड में उसके ग्रेड्स होते हैं किस में, सब्जेक्ट में जो नंबर मिले हुए हैं, और दूसरी साइड में क्या होता है, उसके बिहेवियर का असेसमेंट हो रहा होता है। एक साइड में मेजरमेंट, दूसरी साइड में असेसमेंट, पूरी क्या सीट होती है, एवेल्यूशन सीट। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एवेल्यूएशन, फर्स्ट वन इज, याद करो, मेजरमेंट, सेकंड वन इज असेसमेंट। मेजरमेंट क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को, मात्रात्मकता को। असेसमेंट क्वालिटेटिव को चेक कर रहा है, क्लियरली समझ में आ गया, ओके ये भी समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन। फॉर्मेट है जिसका पर्पज क्या है, लर्निंग के लिए, फॉर लर्निंग है, ओके सर। दूसरा ड्यूरिंग लर्निंग होगा, लर्निंग चल रही होगी, लर्निंग खत्म नहीं हुई होगी, तब जब वो इवेल्यूशन हो रहा होगा उसे फॉर्मेटिव इवेल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये भी क्या हुआ, फॉर्मेटिव हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो हुआ सब फॉर्मेटिव है। और ये लास्ट वाले एग्जाम क्या था, समेटिव इवेल्यूशन था। क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ओके सर। तो हमें समझ में आ गया कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन होता क्या है, CCE होता क्या है। जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं, जो CBSE बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स हैं, उनमें तो ये चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। बट स्टेट जो मान ली यूपी से हो गया या फिर राजस्थान बोर्ड का हो गया, वहाँ पे तो साल में एक भी बार हो रहे हैं BB पेपर। क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यूनिवर्सिटीज ने कर दिया है, अब 2 सेमेस्टर्स में आपकी डिग्री होने लगी है। पहले एक ही बार होता था 4 पेपर, एक पूरी साल पढ़ो, एक बार 4 पेपर दे तो पास हो जाओ। अब क्या कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया कि पहले दो, फिर बीच में 6 महीने बाद फिर दो। ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो CCE को लागू करें। जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो बहुत अच्छे कॉलेजेस है, जैसे मैंने बीएड किया था GLA यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे क्या था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे CCE लागू था। तो हमारा क्या होता था, सेमेस्टर में भी यूनिट वाइज टेस्ट होते थे। फर्स्ट मिड हुए, सेकंड मिड हुए, देन फाइनल, वो मतलब उस सेमेस्टर के फाइनल मिड होते थे। फिर ऐसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बीएड को भी 4 सेमेस्टर में बांट रखा था, 4 सेमेस्टर थे, उसमें भी मिड थे। देन क्या हो रहा था, हमारी लर्निंग एवेल्यूएट हो रही थी, तो पढ़ना पड़ता था क्योंकि पेपर ही आ रहे हैं, हर महीने पेपर होते थे। क्लियरली पता चल गया, तो फायदे पता चल गए। अगर CC आएगा तो बता दोगे,
बताना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CCE, तो जैन क्या है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन। ओके, फुल फॉर्म में ही पूछ लेता है ज़्यादातर, होता क्या है ये भी समझ में आ गया होगा आपके। ओके चलिए सर, हमने क्या किया था, एक बार हमने 2-3 चीज़ें देखी थी और पेपर में भी पूछी जाती हैं, वो समझा दो कि चलो कौन सी, क्या ये देखा होगा, क्या देखा है कि सर हमने बार बार देखते हैं कि ये असेसमेंट लिखा होता है और फिर लिखा होता है फॉर लर्निंग। क्या लिखा होता है, फॉर लर्निंग। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ देखी है सर, ये भी देखा है हमने कहीं कई जगह कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्या लिखा देखा है, ऑफ लर्निंग हो रहा है। सर हमने कहीं कहीं देखा है कि असेसमेंट एज लर्निंग भी दिखा देखा है, असेसमेंट एज लर्निंग भी हमने देखा है। ये तीनों में अंतर क्या है, मतलब क्या है, क्यों लिख देते हैं इसे, चलो समझ लेते हैं। देखिए इतना पता चल रहा है, असेसमेंट फॉर आ रहा है, इधर इधर क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, और इधर एज आ रहा है। हिंदी करेंगे तो ये हिंदी में क्या हो गया, के लिए हो गया। अरे लर्निंग के लिए असेसमेंट हो गया, ये लर्निंग का असेसमेंट हो गया, और ये लर्निंग जैसा असेसमेंट हो गया। हिंदी से तो ये पता चल गया। सर अब थोड़ा सा और समझा दीजिए। फॉर लर्निंग मतलब इसका मतलब लर्निंग खत्म नहीं हुई है, क्या हो रही है, अभी चल रही है। ये जो इवेल्युएशन होता है ना, जो असेसमेंट होता है, वो ड्यूरिंग लर्निंग होता है। ओके सर, ये तो पता चल गया कि ड्यूरिंग लर्निंग होगा, मतलब लर्निंग खत्म नहीं हुई है, चल रही है। अच्छा, असेसमेंट करेगा कौन, तो टीचर करेगा। कौन करेगा, टीचर करेगा, मतलब या कोई एनोदर करेगा, आप नहीं करोगे, दूसरा आदमी करेगा। अच्छा ओके, क्योंकि के लिए लर्निंग है, मतलब ऐसे समझिए मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच बीच में क्वेश्चन पूछूं, देन मैं क्या कर रहा हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि लर्निंग तो खत्म नहीं हुई है, मैं तो बीच में ही पूछ रहा हूँ। तो देन क्या मेरा मकसद क्या है कि मैं ये जानूँ कि जो मैंने डाला है वो कितना पहुंच गया है या कितनी सही मात्रा में पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा है तो मैं टीचिंग मेथड चेंज करूंगा, एक्सप्लेनेशन और दूसरे मेथड से करूंगा, जिससे क्या कर रहा हूं मैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा हूँ, ड्यूरिंग लर्निंग, और टीचर कर रहा है। सर ये क्या होता है, ऑफ लर्निंग क्या होता है कि देखिए लर्निंग एंड हो गई है, ये एंड ऑफ लर्निंग होगा, मतलब अब लर्निंग नहीं होगी, उसके बाद हो रहा है। मतलब ऐसे सोचिए, पढ़ाने के बाद पूरा पढ़ा दिया, अब आगे नहीं पढ़ाना है, अब उसका मैं चेक करूं, तो देन ये क्या हो रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो रहा है। क्या हो रहा है, करेगा कौन, तो सर यहाँ पे भी टीचर करेगा, टीचर या आपसे अलग आदमी करेगा। ओके सर, ये क्या सर, असेसमेंट एज लर्निंग, चलो ये तो दोनों समझ में आ गए कि फॉर का मतलब हो गया के लिए लर्निंग, मतलब लर्निंग अभी खत्म नहीं हुई और टीचर हमारा असेसमेंट कर रहा है। ऑफ का मतलब लर्निंग खत्म हो गया और टीचर ही असेसमेंट कर रहा है। लर्निंग का कर रहा है, वो लर्निंग के लिए कर रहा था। अच्छा ये क्या है सर, ये देखो कुछ भी नहीं है, असेसमेंट एज लर्निंग। अब ये मान लीजिए आप चाय बना रहे थे, ओके सर मैं चाय बना रहा था, मैंने चीनी डाला डाला और फिर थोड़ी देर बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसे चीनी चम्मच से वो पानी लिया और चीनी को चेक कर रहा हूँ कितना मीठा हुआ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, असेसमेंट, मतलब चीनी चाय बन तो नहीं गई, अगर कम डाली होगी तो और डालूंगा ना, तो मतलब इतना पता चल गया चाय बन रही है, मतलब लर्निंग चल रही है। ओके, ड्यूरिंग लर्निंग होगा, पर असेसमेंट करने वाला कौन होगा, देयर इज नो एनोदर पर्सन, अब कोई बाहर का आदमी नहीं है, मैं खुद ही असेसमेंट करूँ। तो कैस क्या सर, देखिए ड्यूरिंग लर्निंग चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ड्यूरिंग लर्निंग। पर्पज भी क्या है कि अगर जो कमी रह गई है उसे सुधार लें, अबे चीनी कम डली है तो उसे ज़्यादा डाल लें। और असेसमेंट कौन कर रहा होगा, तो सेल्फ कर रहे होंगे, खुद ही कर रहे होंगे। तीनों में अंतर समझ में आ गया। देखो इधर भी ड्यूरिंग लर्निंग है पर असेसमेंट करने वाला कौन है, टीचर। इधर क्या है, एंड ऑफ लर्निंग में असेसमेंट कौन करेगा, टीचर। अगर इसकी बात करें तो ड्यूरिंग लर्निंग ही चल रही है, बट असेसमेंट कौन करेगा, सेल्फ। तो असेसमेंट एज लर्निंग में जो असेसमेंट करने वाला है वो खुद ही आप हो। इंट्रोस्पेक्शन मेथड होते हैं ना, आत्मशांति के, मतलब हम सोचते हैं ना कि अच्छा आज मैंने क्या किया, आज मैंने ये गलती की, मैं आगे नहीं करूँगा, और आज मैं ये नहीं किया, मैंने आज ये नहीं किया, आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज वो वाली क्लास का रिवीजन नहीं किया। व्हाट आई एम आई डूइंग, आई एम डूइंग असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, मैं खुद का, खुद के लिए क्या कर रहा हूँ, असेसमेंट कर रहा हूँ। कोई दूसरा मेरे लिए करे लर्निंग का तो टीचर फॉर हो जाएगी, लर्निंग के बाद में करे तो ऑफ लर्निंग हो जाएगी। मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें भी आपकी क्लियर होंगी। क्या क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, ऑफ लर्निंग क्या होता है, और एज लर्निंग क्या होता है। फॉर लर्निंग, अच्छा लर्निंग चल रही है पर टीचर कर रहा है। ऑफ लर्निंग, लर्निंग खत्म हो गई है पर टीचर कर रहा है। और असेसमेंट एज लर्निंग,
लर्निंग तो चल रही है बट सेल्फ ही कर रहे हो, खुद ही उसका असेसमेंट कर रहे हो। चलिए, मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, एजुकेशन का पता ही है। अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी आपको, चलो बता दो सर। ये भी, ये वाली बुक देखिए, ये वाली जो बुक देख रहे हो आप, ओके, ये आगे देखो, ये पीछे देखो, ये वाली जो बुक है ये पूरे नोट्स हैं, 350 पेजेस के आसपास है। इसकी एमआरपी भी 350 है। ये मीशो पे अवेलेबल है। ओके, किस पे अवेलेबल है? मीशो पे। तो आप जाके मीशो से ये बुक भी खरीद सकते हैं। ये क्लास नोट्स हैं। ओके, अच्छी बात क्या है कि ये मेरे द्वारा ड्रिवन है, मैंने ही बनाया है। अब क्या करना क्या है कि अगर ये क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, आप लिख रहे हो, बट आपको लिखा लिखाया भी मिल जाएगा। तो आप ये मीशो से आप ले सकते हो। अप्रॉक्स 300 रुपये के आसपास ये मीशो से बुक मिल रही है। ओके, जो जितना भी डिस्काउंट बन रहा है वो देके ये मीशो से मिल रही है। तो आप ये बुक ज़रूर खरीद लें। ये आपकी रियली में आपकी ये बोलते हैं ना, ये बुक ऐसी है कि आप खुद से पढ़ सकते हो और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। क्लियरली समझ में आ गया? हैंड रिटन नोट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि टाइप्स हैं। तो आप ये बुक ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, रियली में हेल्पफुल रहेगी। ओके, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि अगर लग रहा है कि समझ में आ गया लेक्चर और अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर लगता है कि आगे तक और इस क्लासेस के साथ बने रहना है तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे लोगों तक जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी पढ़ें जैसे हमें चाहना चाहिए कि सभी पढ़ें, सब बढ़ें, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।